हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र 2023 के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट देखना। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के। 100 में 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के ही। तो ये हमारे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट हुआ, इस पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना होगा। ठीक है, तो ये जो पेपर है 2023 का है और 2023 में मैं भी बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम दी थी। इसमें मेरा मार्क्स आया था 62.5 आया था, जिसमें मुझे सरकारी कॉलेज मिल गया था, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर मैं एडमिशन नहीं ली। स्कोर बताने का मकसद मेरा ये है कि आप थोड़ा सा ना टारगेट को और ज़्यादा रखना, 65 प्लस रखना, क्योंकि 65 प्लस आपका मार्क्स आएगा ना तो यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि सरकारी कॉलेज में आपकी एडमिशन हो जाएगी, यानी कि एक सीट आपके नाम। ठीक है, तो टारगेट को बनाए रखना और सरकारी कॉलेज ही आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का फ़ी बहुत कम है। 20 से 30 हज़ार में 2 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ पर 1.5 लाख से 2 लाख आपका खर्च हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर सरकारी कॉलेज को आप लोग टारगेट बनाना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही यहाँ पर, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। और जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड को आप लोग पढ़ो ना, बाइलिंगुअल पढ़ना, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जब चीज़ों को आप समझ जाएंगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, टीचिंग एप्टीट्यूड के खास करके। टीचिंग एप्टीट्यूड को शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण अभियोग्यता, ये इन नामों से हम इसको जानते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान में काम कर रहे हैं जहाँ लोगों की स्थिति समान है। लोगों की स्थिति कैसी है? यहाँ पर समान है, इक्वल है, सेम लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। इस तरह के संदर्भ में संचार की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त और सामान्य रूप से नियोजित है? और देखो, और एक चीज़, जब भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये कौन सा टॉपिक से क्वेश्चंस को उठाया गया है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये कम्युनिकेशन टॉपिक से उठाया है और मैंडेटरी है। कम्युनिकेशन को आप लोग पढ़ के ही जाइएगा, यहाँ से हर साल क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा, 2-3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं इस टॉपिक से, तो मैंडेटरी है आपके लिए, आप पढ़ लीजिएगा। ओके, या फिर मैं भी थ्योरी क्लास में बता दूंगी। तो अब हम लोग आंसर करते हैं और एक बार इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश वालों को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इमेजिन दैट यू आर वर्किंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वेयर पीपल आर इक्वल इन स्टेटस। पीपल सेम ही स्टेटस के लोग हैं, वहाँ पर इक्वल इन स्टेटस के लोग हैं। विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड कॉमनली एम्प्लॉयड इन सच अ कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर कौन सा संचार नियोजित की जा रही है, यानी कि सेम ही लेवल के लोग काम कर रहे हैं, तो किस तरह का कम्युनिकेशन का कौन सा टाइप यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। ऑप्शन देख करके तो थोड़ा सा आर पार हो जाएगा आपका, इंग्लिश वालों का खास करके समझ में नहीं आएगा। क्षैतिज संचार, यानी कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कहा गया है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, और ये वाला ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल कहा गया है। ठीक है, वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब हॉरिजॉन्टल में होता क्या है, इसको सबसे पहले समझते हैं। जब कोई दो, यानी कि जब दो कोई सेम लेवल पे या फिर सेम एज के लोग हैं और दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, या फिर 2 से ज़्यादा लोग भी यहाँ पर हो सकते हैं, सेमी लेवल के हैं, सेमी एज के हैं, कम्युनिकेशन चल रहा है, तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन का टाइप कौन सा यूज़ होगा, वो हॉरिजॉन्टल यूज़ होगा। ओके, हॉरिजॉन्टल को इंग्लिश में और एक नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है लेटरल कम्युनिकेशन भी कहा जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है इंग्लिश वाले आप लोग। और क्षैतिज संचार का हिंदी में और एक नाम जो है समस्तरीय संचार भी कहा जाता है। समस्तरीय यहाँ पर संचार होगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 2 नाम से पूछेगा तो टिक कर देना है। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, सेम ही लेवल के लोग होते हैं जिसके बीच कम्युनिकेशन हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ऊर्ध्वाधर को भी समझ लेते हैं। वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल में ना अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों होते हैं। तो यहाँ पर मान लो बॉस है
और यहाँ पर एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय कभी भी अपने बॉस से डांट डपट कर बात नहीं करेगा, वो फॉर्मल वे में ही बात करेगा, लेकिन बॉस ऐसा कर सकता है। तो ये क्या इसको कह सकते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ कह सकते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल में जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वर्टिकल में फॉर्मल कम्युनिकेशन ही होता है। तो ये क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले 2019 में बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ कम्युनिकेशन के 2 क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद 2022 में हुआ था, यहाँ भी 2 क्वेश्चन आए थे, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से पूछे गए थे। और ये जो 23 वाला है, यहाँ भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि 2 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आएंगे ही आएंगे। तो आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय शिक्षक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व की पहचान करें। जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हो ना, आपको अपने आप को एक टीचर मानना है, टीचर समझ के ही आपको आंसर करना है, ऐसे में ज़्यादा चांस रहता है सही आंसर करने की। ओके, तो मान लो कोई क्लासरूम में, वहाँ स्टूडेंट्स को आप संबोधित कर रहे हैं, या फिर स्टूडेंट्स के साथ आप क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन यानी कि बातचीत कर रहे हैं, आप एक टीचर हैं। तो इस कंडीशन में आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो अभी हम लोग आंसर करते हैं। किटता से बचना, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, कट्टरता से बचना होगा, जो कि है अवॉइडेंस ऑफ बिटरनेस। आवाज़ मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन यहाँ पर होगा। दोहराव विराम यानी कि रिपीटेशन पॉज, और फिक्स्ड पोस्चर। तो आप टीचर हैं, आपको बच्चों को एक्टिव भी रखना है और बच्चे कोशिश कीजिएगा आपकी बच्चे जो भी चीज़ सीखे वो इंटरेस्टिंग वे में सीखे। तो आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव यानी कि मॉडरेट विथ मॉड्यूलेशन होगा, तो बच्चे एक्टिव रहेंगे और उन्हें चीज़ों को अच्छे से समझ में भी आएगी। तो आवाज़ कैसी होनी चाहिए, मॉडरेट विथ मॉड्यूलेशन आपकी आवाज़ होनी चाहिए। और देखो, कांस्टेंट अगर आपकी आवाज़ रहेगी ना, तो बच्चे क्लासरूम में सो जाएंगे, पैसिव हो जाएंगे। और एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को एक्टिव रखना है और इंटरेस्टिंग वे में उन्हें लर्निंग कराना है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है। यानी कि जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आप प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो इनमें से कौन सी जानकारी इम्पॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट टू मोटिवेट ए स्टूडेंट टू स्टडी। पढ़ने के लिए आप मोटिवेट कैसे करेंगे। सीखने की शैली यानी कि लर्निंग स्टाइल, व्यक्तित्व पर्सनालिटी, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, और उपरोक्त में से सभी। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है उपरोक्त में से सभी। और मोटिवेशन चैप्टर भी आपको पढ़ना है, कौन कौन से पढ़ने होंगे मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। मोटिवेशन पढ़ना है, ये मोटिवेशन टॉपिक से लिया गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड टीचिंग। अच्छा टीचिंग कराना है आपको, तो इसके लिए क्या ज़रूरत होगा। निदान यानी कि डायग्नोसिस करना है, उपचार ट्रीटमेंट, दिशा डायरेक्शन, प्रतिक्रिया और फीडबैक। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। क्या चारों ही होगा, हो सकता है चारों, तो ऑप्शन को देखते हुए हम लोग आंसर को करेंगे। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए बी सी डी जो है ये सभी राइट हो जाएंगे। सही उत्तर का हमें यहाँ पर चयन करना है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अच्छे शिक्षण के लिए हमें निदान, उपचार, दिशा, प्रतिक्रिया, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे अधिक शिक्षक छात्र संचार है। यानी कि शिक्षक छात्र संचार में कम्युनिकेशन से ही ये भी लिया गया है। क्या है जाली बोला गया है यहाँ पर। हिंदी वाले तो, इंग्लिश वालों को तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और इंग्लिश वालों को नहीं समझ में आएगा, और हिंदी वालों को भी थोड़ा सा दिक्कत होगा ही यहाँ पर। यहाँ पर लेटिस और गंभीर यानी कि क्या आप सीरियस होकर बातचीत करेंगे अपने स्टूडेंट से, और यूज़फुल है, और कॉन्फ्लिक्ट है। तो इंटरेक्शन हो रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो ये यूज़फुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। वैसे कुछ समझ में आ नहीं रहा है यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के, लेकिन जो पॉजिटिव वाला आपको आंसर दिख रहा है वो है उपयोगी। नेक्स्ट है, प्रेरणा एक क्या है।
मोटिवेशन से क्वेश्चन है ये। प्रेरणा क्या है, यानी कि मोटिवेशन एक क्या है, प्राकृतिक अवस्था है, नेचुरल स्टेट है, भौतिक अवस्था है, फिजिकल स्टेट है, मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेट, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोटिवेशन का जो संबंध है, रिलेशन है ना, वो मानसिक स्थिति से है। कुछ भी चीज़ को आप करते हैं, मोटिवेट होते हैं, और वो डायरेक्ट कहाँ, कॉग्निशन से आपका जुड़ा हुआ रहता है, दिमाग, ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। तो मानसिक स्थिति है। प्रेरणा एक क्या है, मानसिक स्थिति है। आपको किसी चीज़ के डिमोटिवेट हो रहे हैं तो भी आपको दिमाग से ही काम लेना होगा, और मोटिवेट भी हो रहे हैं तो भी आपका ब्रेन का यूज़ हो रहा है। तो ये कैसा है, मेंटल स्टेट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑडियो विजुअल एड्स कक्षा में डेस छात्रों की मदद करते हैं। जो ऑडियो विजुअल एड है ये कक्षा में किस तरह के बच्चों का मदद करते हैं? धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की मदद करते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बुद्धिमान बच्चे हैं, उन्हीं की मदद करते हैं, प्रसन्न जो रहते हैं उनकी मदद होती है ऑडियो विजुअल एड से कक्षा में, या फिर जो क्यूरियोसिटी यानी कि क्यूरियस बच्चे हैं, जिज्ञासु बच्चे हैं, उनको मदद करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स, ये धीमी गति से सीखने वाले छात्रों को बहुत हद तक मदद करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही मदद करते हैं ये। और टीएलएम के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है। यहाँ पर बोला गया है कि बुनियादी शिक्षा योजना पर आधारित है। कौन सी योजना पर आधारित है? क्या बुनियादी शिक्षा के बारे में बोलना, यहाँ पर बताना है। जब आप बीएड करेंगे ना तो यहाँ भी आपको बुनियादी शिक्षा के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर राधाकृष्णन की योजना पर आधारित है महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर होगा बुनियादी शिक्षा जो है ना महात्मा गांधी की योजना पर आधारित है, और बुनियादी शिक्षा को लाया गया था 1937 में गांधी जी के द्वारा। ठीक है, और बुनियादी शिक्षा को ही ना अलग अलग नामों से भी इसे जाना जाता है। बुनियादी शिक्षा को नाम लिख लेना, ऑल्सो नॉन एज वर्धा योजना के नाम से हम जानेंगे, नई तालीम के नाम से इसे जाना जाता है, नई तालीम होगा, बुनियादी तालीम, बेसिक शिक्षा, देसी शिक्षा, इन सारे नामों से हम लोग बुनियादी शिक्षा को जानते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रियात्मक विश्लेषण श्रेणी प्रणाली डेस विकसित की गई थी। इसमें समझने वाली बात नहीं है ये किसने कहा है या फिर इस पर किसने काम किया है, वो चीज़ को देखना है। शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो ये फ्लेंडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सेकंड होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। NUEPA का संबंध है किससे? शैक्षिक मूल्यांकन से, शैक्षिक योजना से, शैक्षिक पर्यवेक्षण से या फिर शैक्षिक एकता से। सबसे पहले तो NUPA का पूरा नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होता है। तो इसका संबंध जो है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 70 का, जो कि है क्या है, शैक्षिक योजना से इसका संबंध है। यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तैयार करता है कौन? न्यूपा। इसे न्यूपा भी कहा जाता है, न्यूपा या फिर NUEPA भी आप कह सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसका पूरा नाम हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कमेंट सेक्शन में एक बार लिखिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को क्रम में व्यवस्थित करें। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर टीचिंग प्रोसेस को सीक्वेंस में अरेंज करना है हमें। 1 2 3 4 5 में दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्लासरूम में जब भी आप जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स को, तो क्या करेंगे? वहाँ पर आपको उद्देश्य का निर्माण करना पड़ेगा कि हम जब पढ़ रहे हैं तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य होगा तभी तो हम लोग उसकी ओर आगे बढ़ेंगे ना। तो उद्देश्य को यहाँ पर निर्माण करना है। 4 वाला पहले हो जाएगा। तो इस तरह से एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुँच सकते थे कि यहाँ पर ऑप्शन डी कर देंगे एक को देख के, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? उद्देश्य निर्माण तो हो ही गया है। उसके बाद आप वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, यानी कि बच्चे का भी जो भी अभी करंट या फिर प्रेजेंट नॉलेज है,
प्रीवियस नॉलेज से उसको ऐड करना है। तो सबसे पहले 5 होगा, उसके बाद 5 नहीं 4 होगा, उसके बाद 1 होगा। देन आप क्या करेंगे, जब जान गए बच्चों की स्थिति क्या है, सामग्री की आप प्रस्तुति करेंगे वहाँ पर। देन क्या करेंगे, उसके बाद आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा, फिर इवैल्यूएशन करेंगे, फिर उसको जो भी छूट जाता है टॉपिक वगैरह उसको फिर से आप पढ़ाएंगे। ओके, जो माइक्रो टीचिंग होता है ना उसमें 36 मिनट होता है, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि क्या है। ओके, तो इस तरह से आप करेंगे। उद्देश्य को पहले निर्माण करेंगे, फिर बच्चों के लेवल को जानेंगे कि उनको कितना नॉलेज है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग सामान को, सामग्री को, टीएलएम को आप वहाँ पर लाएंगे और पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। असेसमेंट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, फिर से उसको पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग। क्या बोला है? डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग। शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का मतलब क्या है? ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शंस को। टीचिंग सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, नहीं सशक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनईपी 2020 भी कहता है कि ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो नेगेटिव चीज़ों को भी आप एलिमिनेट करने सीख जाओगे क्लास को कंटिन्यू करोगे तो। नेक्स्ट है शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए। चलो ये थोड़ा सा पॉजिटिव मिला है, लेकिन शिक्षक बोला है, ठीक है। आगे है शिक्षण के लिए शिक्षण के विषय स्थिर नहीं बल्कि गतिशील होने चाहिए, ठीक है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है। आगे है छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो बी सी डी इनमें से कौन सा यहाँ पर सुइटेबल आंसर होगा? 72 का आंसर हम लोग जाएंगे ऑप्शन डी की ओर। ये जो है सही लग रहा है कि छात्रों की गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। अब एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को लर्निंग कराएंगे तो वो लॉन्ग टाइम तक उनको याद रहेगा। ओके, LT लॉन्ग टर्म मेमोरी, LTM जो कि है लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी अगर आप एक्टिविटी के थ्रू बताएंगे। लर्निंग बाय डूइंग, कोई भी चीज़ को आप खुद भी जब प्रैक्टिकली करते हैं ना तो वो चीज़ आपको याद रहता है, माइंड में सेट रहता है। और बस कोई बोल दिया, सुन लिया, हाँ कर लेंगे बोलने से नहीं होता है। तो लर्निंग बाय डूइंग पर भी फोकस करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुमानित सहायता से संबंधित है? अनुमानित सहायता से संबंधित है कौन सा? ओवरहेड प्रोजेक्शन है, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है, मोशन पिक्चर्स है और स्लाइड है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एस्टिमेटेड एड, यहाँ पर बोला है। क्वेश्चन नंबर 73 है, यानी कि प्रोजेक्टेड एड इनमें से कौन सा नहीं है? तो ओवरहेड प्रोजेक्शन जो है ये भी है, मोशन पिक्चर्स भी हैं, स्लाइड्स भी हैं। तो राइट आंसर हमारा ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। यानी कि इसको आप रीजनिंग के थ्रू भी समझने की कोशिश करते तो आंसर कर लेते, क्योंकि ये सारे जो चीज़ है ना ये डिजिटल वाले हैं। ओके, और ब्लैक बोर्ड क्या है? ये हम चौक से लिखते हैं। तो ये आप इस तरह से आंसर तक पहुंच सकते थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि से विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है? यानी कि सही मूल्यांकन हम लोग कौन से मेथड से करेंगे? पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन वर्ष में 2 बार करेंगे, निरंतर मूल्यांकन करेंगे या फिर निर्माणात्मक मूल्यांकन करेंगे? इंग्लिश में इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स के बाद में करेंगे। इवैल्यूएशन ट्वाइस अ ईयर में 2 बार करेंगे। कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन करेंगे या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे। तो यहाँ पर बोला है कि विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है, निरंतर मूल्यांकन करते रहेंगे तभी हमें पता चलेगा कि बच्चा कितना समझ पा रहा है, कितना नहीं समझ पा रहा है और बच्चे की लेवल यानी कि कंडीशन क्या है। तो निरंतर कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। एक प्रभावी कक्षा वातावरण का सार है। शिक्षक सहायक सामग्री की एक किस्म है। छात्र शिक्षक बातचीत, पिन ड्रॉप साइलेंस या फिर सख्त अनुशासन। द एसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, यानी कि यहाँ पर बोला है कि प्रभावी कक्षा वातावरण का सार कैसा होना चाहिए? पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होना चाहिए, नेगेटिव है। सख्त अनुशासन तो पूरा ही नेगेटिव है, इसको ये भी नहीं होगा। शिक्षण सहायक सामग्री की एक किस्म है, नहीं। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्र शिक्षक बातचीत।
टीचर क्लासरूम में जा रहे हैं तो आपको बच्चों से इंटरेक्शन करना है, बच्चों का इंटरेस्ट को जानना है कि इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो इंटरेस्ट डेवलप करो, फिर उस टॉपिक को पढ़ाओ। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एक्टिव रखना तो ज़रूरी है बच्चों को। आगे बढ़ते हैं। आप एक ऐसे शिक्षक से मिलते हैं, ठीक है, आप भी टीचर हैं और दूसरे टीचर से आप मिल रहे हैं, जो मानता है कि छात्र स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु है। वो पहले से जिज्ञासु है, यानी कि क्यूरियस है, और सीखने को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका स्वयं की खोज है। क्या है? सेल्फ डिस्कवरी यहाँ पर बोला है कि प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ऐसे छात्रों को सीखने के लिए देश प्रोत्साहित करने की अत्यधिक संभावना है। यानी कि बच्चा जो है ना, वो बताता है, जो दूसरा टीचर से आप मिल रहे हैं, कि बहुत जिज्ञासु है, उन्हें चीज़ों के बारे में जानने की लालसा होती है, ये क्या है क्या नहीं है जानने की इच्छा होती है, और उस चीज़ को प्रोत्साहित करने का वो सेल्फ डिस्कवरी भी है, ये भी बोल रहा है। तो आप बच्चे को, ऐसा बच्चा आपके सामने आएगा तो आप किस तरह से उसको मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेट से फिर एक क्वेश्चन आया है, देखो, तो मोटिवेशन पढ़ के जाना। प्रतियोगिता, कंपटीशन कराएंगे आप, बाहरी प्रेरणा देंगे, एक्सटर्नल मोटिवेशन, नकल यानी कि जो इमिटेट करते हैं, दूसरे से देख करके सीखते हैं, ये आप उनको बोलेंगे। ऐसे करके आप उनको प्रोत्साहित करेंगे क्या, या फिर आंतरिक प्रेरणा। देखो, वो खुद से जिज्ञासु है बच्चा, है ना, तो आंतरिक अभिप्रेरणा तो उसमें है ही, इंटरनली वो मोटिवेट तो है ही, लेकिन आपको थोड़ा सा उनको पुश करना होगा। यानी कि थोड़ा सा आपको बाहरी मोटिवेशन भी, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, वो आपको देना है बच्चों को। ऐसे में सीखने के लिए बाहरी प्रेरणा उत्साहित करने में अत्यधिक संभावना बच्चों को करेगा। ठीक है, मोटिवेशन पढ़ लेना। 2 टाइप ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक होता है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं, एक कथन है जिसका श्रेय दिया जाता है। तो ये किसने कहा है? 77 का राइट आंसर। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, ये स्टेटमेंट दिया है किसी ने, स्किनर ने दिया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। स्किनर कहते हैं कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। आगे है, एक बच्चा खिलौनों को तोड़ता है। खिलौना जो भी है, कार है, बंदूक है, कुछ भी है, बच्चा उसको तोड़ता है। ओके, आगे है कि उनके घटकों का पता लगाने के लिए उन्हें अलग करता है। जितने भी पार्ट्स होते हैं ना उसमें, उसको वो क्या करता है, पता लगाता है कि क्या क्या है और कैसे इसको जॉइंट करके बनाया गया है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चे को खिलौनों से कभी ना खेलने दे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि खेल के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती है बच्चों में। हमेशा कड़ी नज़र रखे, ये नेगेटिव हो जाएगा, कड़ी नज़र नहीं रखनी है। उन्हें जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करे और उनकी ऊर्जा को दिशा दे। उन्हें समझाए कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे भी हम लोग नहीं बोलेंगे। उन्हें क्या करेंगे? उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि बच्चा जानना चाह रहा है। मान लो कोई कार है, तो वो कार बना कैसे है, कौन कौन से पार्ट्स इसमें जॉइंट करके बनाया गया है, तो वो क्या है, जिज्ञासु है, क्यूरियस है। तो उसको हम क्या करेंगे? एनकरेज करेंगे और उनकी ऊर्जा को क्या देंगे? दिशा देंगे। सही दिशा हम लोग उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। एनकरेज देयर इंक्विजिटिव नेचर एंड चैनलाइज देयर एनर्जी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यक्ति अपने गलतियों से सीखता है, यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? ए पर्सन लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स विच लर्निंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन। यानी कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, कौन सा यहाँ पर प्रिंसिपल है? तो गलती कर रहा है, एरर हो रहा है, परीक्षण और त्रुटि विधि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी हो जाएगा, परीक्षण और त्रुटि विधि। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक क्षेत्र में निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? क्या बोल रहा है यहाँ पर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मेटिव इन द एजुकेशनल फील्ड डोंट हैव एन इवैल्यूएशन टूल? बातचीत कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजनाओं और मौखिक प्रश्न। फिर से पढ़िएगा ध्यान से कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शंस में से कौन सा शैक्षिक क्षेत्र में निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है?
निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण इनमें से कौन सा नहीं है? बातचीत से तो होगा ही, परियोजनाओं से भी, मौखिक प्रश्न से भी कौन सा नहीं है? तो बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं हो जाएगा, यहाँ पर MCQ वाला जो होता है। आगे बढ़ते हैं। छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक, यानी कि मोरल वैल्यूज कैन बी इफेक्टिवली डेवलप एमंग स्टूडेंट व्हेन टीचर्स। हम लोग जो भी मोरल वैल्यूज हैं इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, किया जा सकता है छात्रों के बीच में। बच्चे एक दूसरे के बीच रहते हैं, साथ रहते हैं, तो मोरल वैल्यूज को कैसे डेवलप करेंगे एक शिक्षक होने के नाते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अक्सर मूल्यों की बात करेंगे। क्या हम बात करेंगे तो बच्चे उसको मान लेंगे? नहीं, बात करने से नहीं होता है। स्वयं उनका अभ्यास करता है, महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाता है। कहानियाँ सुना देंगे तो बच्चे उसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं, इनमें से कोई नहीं। यानी कि देखो, मोरल वैल्यूज क्या सही है, यानी कि क्या सही है और क्या गलत है, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर सिखाया जाता है। तो जब टीचर ही उसका अप्लाई करेगा, यानी कि टीचर जैसा करेगा वैसे ही तो बच्चा सीखेगा ना। तो अगर टीचर मोरल वैल्यूज़ के बारे में उसी तरह से काम करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चे भी उसको देख करके सीखेंगे। तो इस तरह से बच्चों में भी क्या सही है क्या गलत है, ये जो मोरल वैल्यूज़ वाला कॉन्सेप्ट है ये उसमें डेवलप हो जाएगा। तो टीचर को क्या करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। टीचर को भी अच्छे अच्छे काम ही करने चाहिए। ओके, बस टीचर्स बोल देते हैं कि टाइम से आना, और टीचर्स ही टाइम से नहीं आएंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे भी तो वही करेंगे ना। जब टीचर्स ही टाइम से नहीं आ रहे तो हम कैसे आएँ? ऐसे हम लोग भी करते हैं कॉलेज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। डेज सीखने में मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी होता है। इनमें से क्या सीखने में वर्बल गाइडेंस जो है ना ये कम प्रभावी, यानी कि लीस्ट इफेक्टिव होता है? किसमें? लर्निंग में, अधिगम में। तो अभिरुचि सीखने में, या फिर कौशल सीखने में, मनोवृत्ति जो कि एटीट्यूड जिसको हम बोलेंगे, या फिर रिश्ता तो यहाँ पर कुछ मतलब ही नहीं बन रहा है। तो कौशल को, यानी कि स्किल को सीखने में जो यहाँ पर वर्बल गाइडेंस हो रहा है ना, ये बहुत कम इफेक्टिव होता है सीखने में। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविज़न चैनल है? ये ना 2019 में भी शायद क्वेश्चन पूछा था, या फिर 2022 में, 2023 में ये रिपीट हुआ था। तो इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि PYQ जरूर से लगा करके आप लोग जाइएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ज्ञान दर्शन, जिसको आप लोग याद रखना GD करके, ठीक है। कुछ भी ऑप्शन में रहे उसको नहीं देखना है, GD देखना है कि ज्ञान दर्शन कहाँ पर ऑप्शन में है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वही हमारा राइट आंसर होगा। और इसमें ये जो टेलीविज़न चैनल है ज्ञान दर्शन, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को बताया जाता है एजुकेशन रिलेटेड। नेक्स्ट है, देश के लिए प्रयोग सत्य जानने की मानक प्रक्रिया है? लोक प्रशासन, भूगोल, पुरातत्व या फिर विज्ञान? यहाँ पर लोक प्रशासन मतलब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर ज्योग्राफी, आर्कियोलॉजी, या फिर विज्ञान। तो कुछ भी जानने के लिए प्रयोग का सत्य जानने का मानक प्रक्रिया वो क्या है? एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम करते हैं, तो ये विज्ञान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश को ज़रूर से आप लोग देखिएगा, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा गलत होने का चांस रहेगा, क्योंकि हिंदी में ना उसका बहुत ज़्यादा समानार्थी शब्द आपको मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में वही चीज़, हिंदी में एक वर्ड को 5 शब्दों में बोला जा सकता है, लेकिन इंग्लिश में बहुत कम ही होता है कि अलग अलग नाम से जानते हैं, एक ही चीज़ से हम उसको जान लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है, कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन डेस अध्ययनों द्वारा किया जाता है? 85 का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आर डेस स्टडीज बाय स्टडीज इज डन। तो यहाँ पर क्या होगा? 85 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रयोगात्मक होगा, एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा ये राइट आंसर। इतना लेट हो गया ना तो बोलने में भी थोड़ा सा गला अजीब लग रहा है। नेक्स्ट है, यशपाल कमेटी की रिपोर्ट 1993 का उद्देश्य क्या है? यानी कि जो ये रिपोर्ट है यशपाल समिति, इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षक शिक्षा में ICT, प्रसारण के माध्यम से सीखना यानी कि ब्रॉडकास्ट, या फिर प्रसारण को क्या बोलते हैं, लर्निंग थ्रू ट्रांसमिशन, या फिर बिना बोझ के सीखना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही जो था ना, यशपाल समिति जो रिपोर्ट आया था 1993 में, लर्निंग विदाउट बर्डन,
इसको आप याद रखेंगे, लर्निंग विदाउट बर्डन। और हाँ, इसके अलावा आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैं यहाँ पर बता देती हूँ। कोठारी कमीशन पढ़ लेना, राधाकृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन, उसके बाद NEP 2020 जरूर से पढ़ के जाना। जैसे कि वो जो सारे टॉपिक्स आते हैं ना, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा। प्रथम व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण का आविष्कार देश द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? इंटेलिजेंस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये अल्फ्रेड बिनेट या फिर अल्फ्रेड बिने भी लिखा रहेगा तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनसाइड लर्निंग देश द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जो इनसाइड लर्निंग है किसके द्वारा किया गया था? तो ये कोहलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर। एक छात्र का मुझे परवाह नहीं, यहाँ पर मुझे होगा मुझे परवाह नहीं, आई डोंट केयर रवैया उसका देश प्रदर्शन करता है। तो क्या करता है? मुझे परवाह नहीं, जाने दो, भाड़ में जाओ, क्या भाड़ में जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये उसका जो रवैया है किसको प्रदर्शन करता है? आई डोंट केयर वाला है ना। आक्रमण अटैक नहीं होगा। रक्षा, इनकार, पश्चगमन, तो ये इनकार कर देता है। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं, इनकार कर दो, कुछ भी हो रहा है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्वयं वास्तविककर्ता समानताएं साझा करते हैं। यह कथन किसका है? स्टेटमेंट जरूर से पढ़ लीजिएगा, और जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं उसका स्टेटमेंट तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ थोड़ा सा अंदर से यहाँ पर पूछ दिया है तो उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, 90 का राइट आंसर होगा यहाँ पर सिगमंड फ्राइड ने कहा है। नहीं, सिगमंड फ्राइड नहीं होगा यहाँ पर, अब्राहम मास्लो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कक्षा में अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, ठीक है, आप निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति को अपनाएंगे? यानी कि कौन सा टीचिंग मेथड है उसको आप यहाँ पर अपनाएंगे? 91 का आंसर करेंगे आप लोग, क्या होगा? यू वांट टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ मोर स्टूडेंट इन द क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड डू यू प्रेफर? कौन सा करेंगे? प्रदर्शन, यानी कि परफॉर्मेंस जो दिखाएंगे, दिखाएंगे, हाँ, परफॉर्मेंस होगा। डिबेट जो कि बहस करेंगे, या फिर यहाँ पर सस्वर पाठ और रोल प्ले। प्रदर्शन होगा नहीं, बहस होगा नहीं। अब ये दो ऑप्शन बच गए हैं। सस्वर पाठ मतलब क्या होता है? जैसे छोटे बच्चे जब एक साथ बोलते हैं ना, क से कबूतर, अ से अनार, ऐसे, वो उसको हम लोग बोलेंगे सस्वर पाठ है ना। तो यहाँ पर रोल प्ले राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश वह प्रक्रिया है जिसमें आप विभिन्न विशिष्ट स्थितियों में सामान्य पहलुओं या बुनियादी संबंधों की पहचान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, डैश इज द प्रोसेस इन विच यू आइडेंटिफाई कॉमन एस्पेक्ट्स ऑफ बेसिक रिलेशनशिप इन डिफरेंट स्पेसिफिक सिचुएशंस। क्या करेंगे आप? तो यहाँ पर आपका आंसर होना है सामान्यीकरण, जनरलाइज्ड करेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता सुधार करना चाहते हैं तो आप निम्न में से किसकी सिफारिश करेंगे? क्या करने वाले हैं आप ऐसी सिचुएशन में? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि बच्चों की निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करेंगे, यानी कि इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द ऑब्जर्वेशन एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंड? क्या करेंगे? कौन सी सिफारिश करेंगे? विषय में रुचि पैदा करना, क्या ये होगा इसका आंसर? 93 का अनुभवों के लिए एक रूपरेखा विकसित करना। एक रूपरेखा विकसित नहीं करना है, इंद्रियों को तेज करना नहीं होगा। मानसिक संकायों का प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेनिंग ऑफ मेंटल फैसिलिटीज हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष है। NCERT नहीं होगा, ये तो बुक वगैरह को पब्लिश करती है नेशनल लेवल पे। UGC नहीं, एक्सीड ये भी नहीं होगा। NCTE जो है ना, यही डिसाइड करता है कि नियोजित करता है कि बीएड जो है ना 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, ये सारी चीज़ें। और NCTE से एफिलिएटेड जो कॉलेजेस होते हैं यहीं से आप बीएड करेंगे, और बीएड वाला जो सर्टिफिकेट होगा ये NCTE के द्वारा ही ये मान्यता प्राप्त रहेगा आपका। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कौन करता है? NCTE करता है। इसका फुल फॉर्म को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं इससे पहले भी जब बीएड नहीं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कराई हूँ तो वहाँ पर बताई हूँ। ओके,
नेक्स्ट है, यदि आप ध्यान रखना एनसीईआरटी बुक पब्लिश करता है, टीचर्स के लिए कुछ भी यहाँ पर प्लानिंग नहीं करता है। ओके। नेक्स्ट है, यदि आप छात्रों में सहयोग और टीम भावना विकसित करना चाहते हैं तो आप किन गतिविधियों का प्रस्ताव देंगे। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बच्चों में कोऑपरेशन वाली भावना को ला रहे हैं, ठीक है, साथ मिल करके करना है। तो ऐसे में आप कौन से जो एक्टिविटी है, कौन सा एक्टिविटी को प्रेफर करेंगे या फिर प्रस्ताव देंगे, प्रपोज वहाँ पर रखेंगे, कला, बहस, परियोजना कार्य या फिर प्रश्न पूछना। जब आप चाह रहे हैं कि छात्रों के बीच में सहयोग और टीम की भावना विकसित हो तो ऑब्वियस है कि हम उसको क्या करेंगे, प्रोजेक्ट वर्क देंगे, 10-10 ग्रुप में बांट देंगे और प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए कहेंगे। और बच्चे जो है ना, इससे बहुत कुछ सीखते हैं। हर एक बच्चा सेम ही नहीं होता है, अलग अलग कौशल्स यानी कि स्किल्स अलग अलग होते हैं बच्चों में, तो वो एक दूसरे से भी सीखता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुइटेबल आंसर। नेक्स्ट है, किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों की सीखने की कमियों और कठिनाइयों की पहचान करता है। प्लेसमेंट, योगात्मक, ये तो होगा नहीं, निरंतर या फिर डायग्नोस्टिक। 96 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, डायग्नोस्टिक। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों से सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला है कि व्यवहार को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, बच्चों को थोड़ा सा उनको क्या करेंगे, तारीफ करेंगे, ठीक है। तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं और इनकरेज भी करना है बच्चों को, कभी भी डिमोरलाइज नहीं करना है, मोटिवेट करते रहना है। नेक्स्ट है कि परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है ये आपको बताना है। 98 का आंसर विषय होगा, निर्देशात्मक उद्देश्य होगा या फिर शिक्षण समय या फिर प्रश्नों के प्रकार। क्या आपको यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। एक तो होमवर्क होना ही चाहिए ना आपके लिए भी। नेक्स्ट है, शैक्षिक संस्थानों के पाठ्यक्रम देश पर आधारित होने चाहिए। किस पर आधारित होने चाहिए, जो भी पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए, अभ्यास पर होने चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, लीडरशिप से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण से जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देते हैं। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, आवाज़ भी मेरा दब गया है। तो यहाँ पर लीडरशिप से क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, विशिष्टता का सिद्धांत हो जाएगा। यानी कि आंसर देखते हैं एक बार, आंसर की में क्या दिया हुआ है, यही हो जाएगा। क्योंकि एक लीडर है, उसमें कुछ स्पेशल विशिष्ट गुण होंगे, तभी तो वो बहुत सारे लोगों को लीड कर पाएगा ना। तो ये आंसर हो जाएगा। पढ़ना है आपको, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन पढ़ना है, क्लासरूम मैनेजमेंट किस तरह से करना है ये पढ़ना है, लीडरशिप क्वालिटीज़ कौन कौन से होने चाहिए, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ के जाना है। कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पढ़ना है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और पढ़ लीजिएगा आप लोग। मैं कोशिश करूँगी आप तक वीडियो पहुँचाने की, ताकि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर हेल्प हो सके, ठीक है। चलो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में।